गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडिया ईयर बुक का चैप्टर नंबर 16 और 17 कवर करने वाले हैं, जो कि रिलेट करता है एग्रीकल्चर और फूड से। यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग योजनाओं से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और एसए के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें पहले भी चैप्टर में मिले हैं। और इनमें कुछ योजनाएं हैं जो इस साल न्यूज़ में भी रही हैं। और इन योजनाओं के लेके मतलब एक कोचिंग विशेष का जो नोट्स है वो प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले आता है, और वो मार्केट में एकदम मतलब पोथी टाइप का आता है। उसके पीछे मार काट मर जाती है, लेकिन आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ना भूल जाते हैं, जबकि उसमें हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हों, लेकिन यहाँ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 16 एग्रीकल्चर। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार का डेटा है। और देश के सकल मूल्य संवर्धन 2019-20 में इसकी हिस्सेदारी जो थी वो 17.8% है। ठीक है, उत्पादन देख लेते हैं। तो खाद्यान्न का उत्पादन 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में रिकॉर्ड 329.9 मिलियन टन हो गया है, जो अभी तक का सबसे अधिक उत्पादन है। मतलब उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, पीएम किसान देख लेते हैं। तो पीएम किसान केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% धन केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, और इसे 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जोत वाले सभी किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार का अर्थ पति पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। ठीक है, राज्य और यूटीज की सरकारें योजना के तहत लाभ पाने वाले पात्र किसान परिवारों की पहचान निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करती हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा प्रोवाइड करता है, और जो पहचान करती है वो यूटीज़ लेवल पे यूटीज़ जो प्रशासन है वहाँ का वो करता है, और राज्य लेवल पर राज्य सरकार करती है। फिर एक नई योजना है कृषि अवसंरचना निधि। 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के उपरांत मतलब फसल होने के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम दीर्घकालीन अवधि की ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाना था। मतलब फसल के उपरांत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना था। इस निधि के तहत प्रमुख सहायता प्रदान की जा रही है। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% की ब्याज सहायता है। यह सबवेंशन अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के मामले में ब्याज सहायता 2 करोड़ रुपए तक सीमित है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए इस वित्त पोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, जो डेटा है ये हमें याद करना पड़ेगा और दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, और जो किसान उत्पादक संगठनों के मामले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एफपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है। फिर देख लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कृषि को अधिक उत्पादक, स्थिरता और जलवायु के अनुकूल लचीला बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के व्यापक तौर तरीके अपनाने, जल संसाधनों का भरपूर उपयोग करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के उद्देश्य हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन एनएमएसए नामसा के अंतर्गत चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से है। एसएचएम का उद्देश्य क्या है? ये जो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का उद्देश्य है, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब यहाँ पे हो सकता है रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को मतलब उसमें बढ़ावा ना देकर या कमी करते हुए, हतोत्साहित करते हुए, पर यहाँ पे दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समेकित पोषण प्रबंधन को बेहतर बनाना है, जिसमें सेकेंडरी और माइक्रो पोषक तत्व तथा कार्बन वाली खाद और जैविक उर्वरक भी शामिल किए जाते हैं, ताकि मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की उर्वरता अच्छी बनी रहे। अब एक ये दिया है इसमें कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और कार्बन वाले उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएं पूरी करने की पक्की व्यवस्था करना। ठीक है, ये इस नियम के अनुसार उसमें उद्देश्य दिए गए हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के कर्मचारियों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को जांच संबंधी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित करना। कार्बन युक्त खाद से खेती करने के तरीके समझाना शामिल है। पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। ठीक है, फिर देख लेते हैं जैविक खेती को बढ़ावा। तो देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में केंद्र प्रायोजित पहली व्यापक योजना के रूप में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। PKVY योजना के तहत जैविक उत्पादों के विपणन के लिए राज्य द्वारा विभिन्न ब्रांड विकसित किए गए हैं। ठीक है,
फिर आगे देख लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी का निर्धारण। तो सरकार ने 2018-19 से देश भर में खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों की लागत में उसकी 50% राशि जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कृषि का यंत्रीकरण। तो कृषि के आधुनिकीकरण और खेती के कार्यों की जटिलताएं समाप्त करने के वास्ते कृषि का यंत्रीकरण बेहद जरूरी है। फिर कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी के अनूठे उपयोग और लाभ को देखते हुए कीटनाशक और पोषक तत्व मतलब ड्रोन से कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जो है वो अप्रैल 2023 में जारी की गई है। यहाँ पे अप्रैल 2024 लिखा हुआ है तो मिसप्रिंट है। इसके तहत ड्रोन्स के प्रभावी और सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में हिदायतें शामिल हैं। अब इसमें क्या है कि ड्रोन के जरिए कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसानों को ड्रोन की मूल लागत की 40% राशि और इसके अटैचमेंट के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। परंतु जरूरी क्या है कि ये ड्रोन किसान सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों के तहत कस्टम हायरिंग केंद्र सीएचसी द्वारा खरीदे जाएं। अब अगर किसी को सीएचसी लगाना है तो उसके लिए भी इसमें मानदंड दिए गए हैं कि सीएचसी लगाने वाले कृषि स्नातकों को मतलब उसके लिए कृषि स्नातक होना जरूरी है। तो कृषि स्नातकों को ड्रोन की लागत की 50% राशि और अधिकतम 5 लाख रुपए की मदद मिल सकती है। इसके अलावा किसान निजी तौर पर भी आर्थिक सहायता ले सकते हैं। ठीक है, फिर एक नई स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, पानी का अपव्यय कम करने और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग, सुनिश्चित सिंचाई और पानी बचाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि, प्रति बूंद अधिक फसल, भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना आदि है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऐसे उद्देश्य दे देगा 1 2 3 4 और उसको कूट दे देगा ओनली 1 2 3 2 3 4 1 and 4। इसमें ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कब लागू किया गया? 2016 में यह योजना लागू की गई और इस मिशन का जो संचालन कर रहा है वो कर रहा है जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के साथ कर रहा है। ठीक है, कृषि ऋण। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 1998 में, जिसमें किसानों को कुल जोत की आधार पर बैंकों द्वारा समान रूप से व्यवस्था है ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आदानों इनपुट्स को आसानी से खरीदने और अपनी उत्पादन जरूरतों के लिए नगद धनराशि निकालने है तो इनका उपयोग कर सके। ठीक है, 2004 में क्या हुआ कि किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता जैसे संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था। ठीक है, फिर इसका क्रियान्वयन करने वाले बैंकों के पास संस्थान स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इसे अपनाने का विवेकाधीन अधिकार होगा। केसीसी का उद्देश्य क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे किसानों की अल्पकालिक दीर्घकालिक आवश्यकता, फसल कटाई के बाद के खर्च, ठीक है, फसल कटाई के पहले का नहीं, फसल कटाई के बाद के खर्च, खपत की आवश्यकता आदि को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करना है। इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबीज के साथ कार्यान्वित किया जाता है। केसीसी के माध्यम से ब्याज में छूट के साथ भारत सरकार की योजना के माध्यम से किसानों को सब वेंटेड ब्याज दरों 4% प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं, मतलब 3 लाख रुपया दिया मिल सकता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस चैप्टर में और इसके आगे वाले चैप्टर में आपको भरपूर योजनाएं मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। खरीफ फसल के समय देश के विभिन्न राज्यों एवं यूटीज में लागू की गई। इस योजना को 18 सामान्य बीमा कंपनियों, जिनमें सरकारी क्षेत्र की सभी 5 कंपनियां शामिल हैं, के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए मात्र 2%, रबी फसलों के लिए मात्र 1.5%। तो खरीफ के लिए कितना है? 2% प्रीमियम है, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम है। ठीक है, और एक समान अधिकतम प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए किसान द्वारा मात्र 5% प्रीमियम दिया जाता है। किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है तथा शेष वास्तविक धनराशि के भुगतान का वहन सरकार करती है और जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आपस में साझा करते हैं, मतलब स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के छोड़कर जहां केंद्र एवं राज्यों के बीच अनुदान सहायता को 90:10 में साझा किया जाता है। ठीक है, 90 केंद्र का, 10 राज्य का, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, बाकी 50-50 मामला रहता है। फिर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य वर्षा, तापमान, हवा, नमी आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित फसल हानि के कारण वित्तीय नुकसान की आशंका के खिलाफ बीमित किसानों की कठिनाई को कम करना है। फिर आगे देख लेते हैं। अब आता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एक समन्वित एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है। इनमें कौन कौन से शामिल हैं ये हम देख लेते हैं। 7 खाद्यान्न हैं, 23 फसलें हैं एक तो टोटल जिनके लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है। उसमें से 7 खाद्यान्न कौन कौन से हैं? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ।
और 5 दलहनी उपजें हैं, चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तुरिया सरसों, कुसुम, नाइजर सीड और तेल, कोपरा, सूखा नारियल, कपास, कच्ची पटसन और गन्ना शामिल है। आयोग प्रतिवर्ष 5 अलग अलग वर्गों, खरीफ फसलों, रबी फसलों, गन्ना, कच्ची पटसन और कोपरा के लिए मूल्य नीति रिपोर्ट्स के रूप में अपनी अनुशंसाएं सरकार को देता है। प्रतिवर्ष 5 अलग अलग वर्गों में ये अपनी अनुशंसाएं सरकार को देता है। एमएसपी के निर्धारक, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से जो दूसरी लाइन है वहाँ से इसने उठाए थे 1 2 3 4 करके और वहाँ से क्वेश्चन बना दिया था। तो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों में उत्पादन लागत एमएसपी के निर्धारण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कारक है। मूल्य के अतिरिक्त आयोग मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की प्रवृत्ति, अंतर फसलीय मूल्यों में समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, उस वस्तु के एमएसपी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव और भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित इस्तेमाल का भी ध्यान रखता है। तो निर्धारण में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अतः मूल्य नीति लागत जोड़ पर आधारित नहीं, हालांकि लागत एमएसपी की महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन 1929 में किया गया था। ये बस सन जानना जरूरी है, इवन पीसीएस में कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आप कमेंट करके बताइए कि 2024 का जो वर्ष है वो किस रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो एक सहकारिता मंत्रालय बना होगा, आपको याद होगा 2021 में। तो उस मंत्रालय की कुछ पहल है वो देख लेते हैं कि प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना। तो प्राथमिक सहकारी समितियां PSC ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी, आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने और ग्राम स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब इनको मजबूत करने के लिए क्या किया गया है कि देश की प्रत्येक पंचायत गांव में नई बहुउद्देशीय PSC, डेयरी, मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना, ई सेवाओं तक बहुत बेहतर पहुंच के लिए PSC का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करना, PSC द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन, ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में PSC का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उन्नयन, सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि इनमें शामिल हैं। मतलब प्राथमिक सहकारी समितियों के इतने काम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना। तो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 नई राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना की गई। पहली कौन सी है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, किसानों के उत्पाद के निर्यात, उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतों की सुविधा हेतु। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, एक ही ब्रांड के नाम के तहत उन्नत बीजों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए, फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए। फिर राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL, यह सहकारी समिति जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। PSC FCO सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था में मदद करेगी और सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों के संवर्धन व विकास संबंधी सभी कार्यकलाप करेगी, ठीक है। फिर आगे इसमें कुछ खास है नहीं, आगे देख लेते हैं। एक आ जाता है पशुधन उत्पाद। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2021-22 के दौरान तो सकल मूल्यवर्धन था GVA, वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन का 30.9% था वर्तमान मूल्यों पर, जबकि स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का GVA था वो 30.47% था। ये जानकारी के लिए है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत अभी भी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। देश के पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे क्या हुआ है कि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 444 ग्राम प्रतिदिन रही है। फिर अंडा उत्पादन देखते हैं। तो अंडा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। अंडा उत्पादन में भी पिछले 4 दशक में भयंकर वृद्धि हुई है और इस अवधि में मतलब 2021-22 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 95 अंडों की उपलब्धता थी। प्रत्येक आदमी एक साल में 95 अंडे मतलब ले सकता है, उसके लिए उतनी उपलब्ध मात्रा थी। फिर मांस उत्पादन। तो मांस उत्पादन में भारत जो है वो 5वें स्थान पर है और 2021-22 में प्रति व्यक्ति मीट उपलब्धता 6.82 किलोग्राम प्रति वार्षिक थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन विशेष रूप से वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2019 में शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80% से अधिक कम उत्पादक देसी पशुधन छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास है। यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने हेतु दुग्ध उत्पादन और गोवंश की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इस योजना से स्वदेशी नस्लों के विशिष्ट पशुओं की संख्या में और स्वदेशी स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें उसमें थी। अब एक गोपाल रत्न पुरस्कार है, हल्का सा इसको देख लेते हैं। यह पुरस्कार 2022 में शुरू किया गया था, पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। और ये किन सेक्टर में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला, स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वोत्तम कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को और सर्वोत्तम डेयरी सहकारी समिति को। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2014 से देश भर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, खरीद एवं विपणन हेतु आधारभूत ढांचे का निर्माण कर उसे मजबूत करना है। ठीक है, अब इसका जो पुनर्गठन हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है, तो यह 2021-22 से लेकर 2025-26 की अवधि तक संचालित रहेगी। फिर आगे देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो इसमें जो 3 चीज़ें हैं वो उप मिशन है, कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। तो पशुधन की गणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, तो पशुधन की गणना, पहली पशुधन गणना जो है वो 1919 और 1920 में कराई गई थी। इसके बाद से सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस गणना को पंचवर्षीय आधार पर करवाते रहे, मतलब हर 5 साल पर ये होता है। अभी कौन सी हुई थी? 20वीं पशुधन जनगणना करवाई गई है। ठीक है, जो लेटेस्ट है। फिर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, तो पशुओं में आर्थिक और प्राणीजन्य रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उसे क्षेत्र विशेष तक सीमित रखने के लिए, उनका टीकाकरण करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को बल देने के लिए एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की गई है। ये उद्देश्य थे उसके। तो योजना क्या है? वह पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना लागू की गई है। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पुनर्गठित, मतलब रिस्ट्रक्चर किया गया है। अब इस योजना में क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत जिन प्रमुख गतिविधियों को समर्थन दिया जा रहा है वे हैं: आर्थिक महत्व को देखते हुए भेड़ों और बकरियों में बकरी प्लेग अर्थात पेस्टे डेस पेटिटस रूमिनेटस PPR और हॉग हैजा अथवा क्लासिकल स्वाइन फीवर, 2 प्रमुख पशु रोगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था, के लिए संकटपूर्ण पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मौजूदा सचल पशु चिकित्सा इकाइयां खोलने के साथ ही मजबूती देना, पशुधन एवं पोल्ट्री पक्षी प्रजातियों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य विदेशजन आकस्मिक प्राणीजन्य रोगों की रोकथाम के लिए राज्यों को सहायता देना शामिल है। और इसमें केंद्र से 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में कितना रहेगा? 60-40, और पूर्वोत्तर के लिए 90 और 10 का रहेगा। फिर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुर एवं मुंह का रोग FMD तथा माल्टा ज्वर, मेडिटेरियन ज्वर अथवा बुर्सेलोसिस, ठीक है, की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के लिए 100% वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है और 11 राज्यों में पहला चरण पूरा हो चुका है इस योजना का। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है अवसंरचना विकास निधि, तो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि आत्मनिर्भर भारत के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। AHIDF द्वारा कृषक उत्पादक संघों, FPO, निजी उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों द्वारा 8 कंपनियों तथा अन्य निजी कंपनियों को डेयरी एवं मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए आधारभूत अवसंरचना की स्थापना करने, उनका मूल्यवर्धन करने के लिए पशु आहार उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहन को सुगम किया जाता है। इस योजना में डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और ऐसी अवसंरचना के मूल्यवर्धन, मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और संरचना के मूल्यवर्धन, पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए ऋण लेने वालों को उसकी ओर से 10% की सीमांत धनराशि के साथ बैंकों से 90% तक ऋण की व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए उनको ऋण दिया जा सकता है, ऋण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ठीक है, और सहायता भी की जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार ऋण लेने वाले को 3% ब्याज कटौती के साथ ही कुल ऋण राशि पर 25% तक की ऋण गारंटी भी देगी और ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण की वापसी पर पहले 2 वर्ष तक छूट रहेगी और उसके बाद भी अगले 6 वर्ष तक यह छूट मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई थी। अब भारतीय मत्स्य पालन, अब मत्स्य पालन सेक्टर को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मत्स्य पालन को समग्र अर्थव्यवस्था को बदलने की दिशा में न्याय संगत, टिकाऊ और समावेशी विकास की अपार संभावना वाला सूर्योदय क्षेत्र माना जाता है। अब डेटा देख लीजिए, यह क्षेत्र देश में 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को स्थानीय आय और आजीविका प्रदान कर रहा है। 8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक, सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। देश का मछली उत्पादन अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन से लगभग 2 गुना हो गया है। ठीक है, पिछले कई वर्षों के दौरान झींगा उत्पादन और मत्स्य पालन निर्यात भी 2 गुने से अधिक हो गया है। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी समावेशन और इष्टतम जल प्रबंधन पर विशेष जोर देती है। यह मत्स्य पालन और जलीय कृषि के सतत विकास के लिए एक्वा पार्क, रिवर रैचिंग और कृत्रिम चट्टान जैसी नवीन परियोजनाओं का भी समर्थन करती है। रिवर रैचिंग क्या होता है? तो रिवर रैचिंग का उद्देश्य होगा कि स्थायी मत्स्य पालन करना, आवास क्षरण को कम करना और जैव विविधता का संरक्षण करना।
कृत्रिम चट्टानें तटीय आवास बहाली में मदद करती हैं, तटीय आजीविका में सुधार करती हैं और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करती हैं। अब इस योजना के कुछ उद्देश्य हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन, भूमि और पानी के विस्तार, गहनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, फसल उपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार, मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार सृजन को दोगुना करना, कृषि जीवी और निर्यात में योगदान बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा और मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा तैयार करना, इस योजना के ये प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, फिर तो इस चैप्टर में फिलहाल तो इतना था। फिर नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर है खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह खाद्यान्नों की खरीद, उनके भंडारण, ढुलाई तथा उन्हें वितरण एजेंसियों तक पहुंचाने जैसे विविध कार्यकलाप करता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे एक नियम आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसको हटा के नया अधिनियम लाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। नया अधिनियम भारत में उपभोक्ता विवादों के प्रशासन और निपटान में सुधार करता है। इसमें मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों के लिए जेल की सजा सहित दंड का प्रावधान है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण बात है कि अब यह ई कॉमर्स के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री के लिए नियम निर्धारित करता है, मतलब ई कॉमर्स सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है। इस अधिदेश को क्रियान्वित करने में शामिल है कि उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाना, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना और समय पर और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जो विशेषताएं हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, लेन देन के स्थान की परवाह किए बिना उपभोक्ता के कार्यस्थल, निवास अधिकार के क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ता आयोग से शिकायत दर्ज करना, ई फाइलिंग और ई भुगतान। यदि शिकायतों की स्वीकार्यता दाखिल करने के 21 दिनों के भीतर तय नहीं की जाती है तो उन्हें स्वीकार्यता माना जाएगा, मतलब 21 दिनों के अंदर अगर वो स्वीकार नहीं होती हैं तो उन्हें स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। मिलावटी उत्पादों, नकली वस्तुओं के निर्माण, बिक्री के लिए दंडात्मक प्रावधान, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग आदि में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए नियम बनाने का प्रावधान आदि शामिल है। फिर भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो 2016 वर्ष 2017 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को किसी भी अधिसूचित उद्योग, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा को जिसे वह सार्वजनिक हित में या मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझती हो, उसे अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने में समर्थ बनाते हैं। फिर बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने के लिए भी प्रावधान इसमें शामिल है भारतीय मानक ब्यूरो में। भारतीय मानक ब्यूरो नियम भी 2017 में अधिसूचित किया गया था और 1947 में अस्तित्व में आई भारतीय मानक संस्था की परिसंपत्तियों और दायित्वों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। फिर देख लेते हैं एक नई स्कीम है मूल्य स्थिरीकरण कोष, PSF। इस योजना को स्थापित किया गया था 2014-15 में शुरू किया गया था और बेसिकली पहले शुरू किया गया था प्याज, आलू के लिए और बाद में से दालों के लिए भी, दालों की जो महंगाई थी उसकी निपटने के लिए इसमें दालों को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो इस कोष का उपयोग केवल जल्दी खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं जैसे प्याज और आलू के मामले में हस्तक्षेप के लिए किया गया है, जिससे कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता दिखाई देती है और इसके बाद दालों को भी इसके दायरे में लाया गया। फिर खाद्य और सार्वजनिक वितरण। तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? MSP पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करना, बफर स्टॉक बनाए रखना, TPDS के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उचित नीतिगत उपायों के जरिए चीनी तथा खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये सारे काम कौन करता है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। ठीक है, और विभाग की खाद्य प्रबंधन नीति का मुख्य साधन अनाजों की खरीद, भंडारण और ढुलाई, सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक का अनुरक्षण है। अब अनाज की खरीद कैसे होती है? तो अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर भारत सरकार की जो नोडल केंद्रीय एजेंसी है भारतीय खाद्य निगम, मूल्य सहयोग योजना के तहत गेहूं और धान की उपलब्धता पर नजर रखती है। मूल्य समर्थन का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराया जाए ताकि बेहतर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो। जब किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा तो वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। फिर आगे है कि प्रत्येक रबी खरीफ फसल के समय भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राप्ति हेतु MSP की घोषणा करती है। फिर भारतीय खाद्य निगम, तो केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों को सुरक्षित रूप से भंडारित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास सभी राज्यों में कवर किए गए गोदामों का अपना ग्रिड है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें, ये भंडारण वगैरह ये सारी चीज़ें यही देखता है। फिर आगे कुछ चीज़ें दी हैं। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और UPSC ने इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, इवन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो
एक नियम आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो 2013 से लागू हो गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि मानव जीवन चक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित कराते हुए खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना। इस अधिनियम में क्या किया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, शहरी क्षेत्रों में 50%। ठीक है। और इसमें 2 श्रेणियाँ थीं, कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत और उच्च रियायती दर वाली और प्राथमिकता वाले परिवारों में होती थी। तो अंत्योदय अन्न योजना निर्धनतम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत ऐसे परिवार को 1, 2, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार क्रमशः 35 किलोग्राम मोटा अनाज, गेहूँ, चावल प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिकता वाले परिवारों को उपर्युक्त रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है। ठीक है। फिर 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य योजना शुरू की गई और इसमें क्या था कि सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाकर खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। और 67% आबादी के लिए एक राष्ट्र एक मूल्य राशन की एक नई केंद्रीय योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 5.33 लाख फेयर प्राइस दुकानों के माध्यम से अगले 1 वर्ष के लिए सभी एनएफएसए के लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों और प्राथमिकता वाले व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो योजना थी उसको 2024 से 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया और अब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो 140 करोड़ में से लगभग 82 करोड़ लोगों को खाना उपलब्ध कराना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। ठीक है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार क्या हुए हैं, तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। संपूर्ण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन कर दिया गया है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो कोविड में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इससे। फिर मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, स्मार्ट पीडीएस, तो ये सारी चीज़ें लागू की गई। अब दूसरी कुछ योजनाएं वो हैं, उनको देख लेते हैं। एक है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो जो पहले मिड डे मील योजना थी, अब उसको पोषण योजना को शिक्षा मंत्रालय चलाता है। यह योजना सरकारी सहायता प्रदत्त स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है। प्रति विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक स्कूल दिवस 100 ग्राम की दर से तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम की दर से अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत पका भोजन / प्रसंस्कृत गर्म खाना परोसा जाता है। या प्रति विद्यार्थी प्रति माह 3 किलोग्राम कच्चे अनाज का वितरण किया जाता है। या तो भाई खाना दे दो बना हुआ, या उन्हें प्रति माह 3 किलोग्राम कच्चा अनाज का वितरण कर दो। ठीक है, ये स्कीम में प्रावधान है। एक है अन्नपूर्णा योजना। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे कुछ तो चावल और गेहूं की निर्यात नीति, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा है, फिलहाल तो कुछ नहीं। और फिर चीनी उत्पादन देख लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है और लगभग 5 लाख कामगारों को चीनी मिलों में सीधे रोजगार मिला हुआ है। ब्राजील के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चीनी की सबसे अधिक खपत वाला देश भी है। दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, सबसे बड़ा पहला जो है वो है ब्राज़ील, उसके बाद भारत। और खपत के मामले में ये सब चीनी की खपत में मामले में यह सबसे अधिक खपत वाला, मतलब 1 नंबर पर है। और फिर आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो है अभी 534 चालू चीनी मिलें हैं। अब इसमें यह दिया है कि इनकी जो क्षमता है वो मोटे तौर पर निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की इकाइयों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, मतलब दोनों 50-50 है, बराबर सहयोग है निजी क्षेत्र का और सहकारी क्षेत्र का। गुजरात और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में देश में 2 स्टैंड अलोन रिफाइनरियां भी स्थापित की गई हैं जो आयातित स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्ची चीनी से परिष्कृत चीनी का उत्पादन करती है। ठीक है। और चीनी क्या है? चीनी एक आवश्यक वस्तु है। मिलों से इसकी बिक्री, डिलीवरी और वितरण सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विनियमित किया जाता था। बाकी इसमें दिया गया है कि कैसे किया जा रहा था, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं। एक है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। तो इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिश्रण और हैंड सैनिटाइजर के निर्माण सहित कई अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन चीनी उद्योग के उप उत्पाद गन्ना के रस, सीरा और साथ ही स्टार्च युक्त खाद्यान्न से किया जाता है। गन्ने के अधिशेष उत्पादन के वर्षों में जब काफ़ी कीमतें कम हो जाती हैं तो चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान करने में असमर्थ होता है। इसके लिए सरकार ने इथेनॉल को प्रोत्साहित किया और सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड एथेनॉल 10% मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। मतलब 10% एथेनॉल का जो लक्ष्य था वो सरकार ने 2022 में हासिल कर लिया। अब जो नया लक्ष्य है वो एथेनॉल का 20% मिक्सचर है, वो 2025 तक का लक्ष्य है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य सुरक्षा समिति। 1945 में FAO, इसका मुख्यालय है रोम में। ठीक है।
ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की बड़ी विशेषज्ञता संपन्न एजेंसियों में एक है। इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाकर और ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारना है। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति खाद्य उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एक मंच के रूप में काम करती है और भारत FAO और CFS दोनों का सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसलिए इसको कवर किया मैंने। फिर अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है भारत। 1995 तक इसे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था और यह ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन 1995 को प्रशासित करता है। इसका सचिवालय 1949 में लंदन में था। भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौता 1995 और इसके अंतर्गत जो दूसरा अनाज व्यापार समझौता 1995 जो 1995 से ही लागू है उसका हस्ताक्षर करता है। और IGC के 2 प्रकार होते हैं सदस्यों में, आयातक सदस्य देश और निर्यातक सदस्य देश। तो भारत किस कैटेगरी में शामिल है? भारत निर्यात सदस्य की श्रेणी में शामिल किया गया है जुलाई 2003 में। ठीक है। फिर अपीडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। तो अपीडा देख लेते हैं। तो अपीडा की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। इस प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान लिया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से मतलब किनका ये निरीक्षण करता है वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। तो एपीडा को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात, संवर्धन एवं विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। क्या क्या है वो? फल, सब्जी तथा उनके उत्पाद, मांस तथा मांस उत्पाद, कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद, कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक तथा गैर मादक पेय, अनाज तथा अनाज उत्पाद, मूंगफली, अखरोट, अचार, पापड़ और चटनी, ग्वार की गोंद, पुष्प कृषि तथा पुष्प कृषि उत्पाद, हर्बल तथा औषधीय पौधे, ये सारी चीज़ें जो है वो अपीडा के अंडर में आती हैं और अपीडा इनको रेगुलेट करता है। ठीक है। अपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बासमती चावल को भी शामिल किया गया है और इसके अतिरिक्त अपीडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर आ जाते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसमें ये दिया है कि किन किन क्षेत्रों में प्रसंस्करण किया जाता है, वो तो हम नहीं देखेंगे, पर ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि देश में कृषि उत्पादन में लगातार उच्च उत्पादन दर्ज किया गया है पिछले कुछ वर्षों में और 2018 में वैश्विक स्तर पर कृषि में भारत अनाज में तीसरा था, ये 2018 का डेटा है। दलहन में पहला था, सब्जी और प्राथमिक फलों में दूसरा, दूध में पहला, प्राथमिक रूप से अंडे में तीसरे स्थान पर था। ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने इसमें कर रहा है। अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये 2016-2020 तक थी और इसको ये योजना लाई गई थी। इसका उद्देश्य था खलिहानों से रिटेल आउटलेट तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक ढांचे के विस्तृत पैकेज निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है। अब उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं कि इसमें 3 व्यापक घटक थे, 4 श्रेणियाँ थी, उनको यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैंने बस हाईलाइट कर दिया है। एक नई योजना थी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2021 में क्षेत्र से जुड़ी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। योजना को 2021-22 से 2026-27 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया। योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्यान्न निर्माताओं का विकास, खाद्यान्न उत्पादों के भारतीय ब्रांड्स को प्रोत्साहन, कृषि कार्यों में रोजगार अवसरों में वृद्धि, कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना शामिल है। ठीक है। तो इस चैप्टर में भी इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन्हें मैंने कवर कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में जो मतलब सारे चैप्टर तो कवर करने वाले नहीं हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे मैं उन्हें लाइन बाय लाइन कवर कर दूंगा। तो आप जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।